ओके, चलिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। तो ये ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड ये ग्रुप नंबर 12। इससे पहले वाले जो दो ग्रुप हैं 1 और 2, वो कौन से होते हैं? वो एस ब्लॉक होते हैं, ठीक है। और 13 के बाद जो 12 के बाद जो 13 से लेकर 18 तक होते हैं वो कौन से होते हैं? वो पी ब्लॉक होते हैं, ठीक है। इनको डी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से इसमें होते हैं? ये कहाँ से शुरू होते हैं? 4th पीरियड से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? 4th पीरियड। तो यानी यहाँ पर जो पीरियड नंबर है वो कौन सा है? वो 4 है, ठीक है। लिखते चलिए, साथ साथ में बनाना है, इसमें कोई वो नहीं करना है। ये वाला जो है वो पीरियड नंबर 5 है और ये पीरियड नंबर 6। ठीक है, चलिए। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 और 4 करवा देना, गड़बड़। जनरल लिखनी है तो 4 कहाँ से आ जाएगा? NS2 N-1D 1 to 10। और यहाँ पर भी मैं 0 to 2 लिख सकता हूँ। तो ये बताइए, ये N क्या होता है? शेल नंबर या शेल नंबर, या और क्या होता है? पीरियड नंबर, ठीक है ना। और क्या होता है? और इसका क्या नाम होता है? प्रिंसिपल, हाँ, क्वांटम नंबर, ठीक है ना। ये किसके बारे में बताता है? साइज और एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बताता है? हाँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं, अब आपको याद रखना चाहिए, नहीं याद है तो अब ये बताइए, यहाँ पर अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखूं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी? एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी ना। पीरियड चौथा है तो इधर देखो सागर, हाँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4s, ठीक है। अभी मैं ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूँ, वो बाद में लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगी? डी की वैल्यू 4 - 1 3,
3D। ये आएगा नहीं आएगा? हैं? इस पूरे पीरियड में क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो सब में यही नंबर आएगा। n की वैल्यू 4 है तो सब में यही आना चाहिए ना, खाली इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो अलग अलग भरा जाएगा। क्लियर? चलो, तो पहला एलिमेंट इसका क्या है, कोई बताएगा? पहला एलिमेंट इसका है स्कैंडियम, Sc। ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है? टाइटेनियम। तीसरा एलिमेंट क्या है? वेनेडियम। ठीक है। अब जो टाइम है उसमें फटाफट बना करके लिखते जाओ, थोड़ा हाथ तेज चलाओ। उसके बाद क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर कॉपर, फिर जिंक। हो गया? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 21। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? बोलिए कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम की 21 इलेक्ट्रॉन है, पूरी लिख दूं एक बार। 1s2 2s2 2p6, यहाँ 10 हो गए। फिर 3s2 3p6, 8 यहाँ हो गए। इसके बाद 3D आना चाहिए, लेकिन 3D नहीं आकर के पहले कौन आता है? 4s आता है। 4s2 आ गया। कितने हो गए? 10 और 10 20, एक बचा, तो एक कहाँ आ जाएगा? 3D1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? बोलिए, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 4s2 3D1। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 22। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा? 4s2 3D2 लिख दूंगा। इसकी क्या लिखूंगा? इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 23। 23, कलर चेंज कर दूं थोड़ा सा ताकि जो है वो 23, तो इसका हो जाएगा 4s2 3D3। क्रोमियम की बताओ क्या होगा? बोलो। इसमें पी आ जाएगा? कहाँ पी आ रहा है? पी कैसे आएगा बताओ? अभी डी भरा नहीं है तो पी कहाँ से आएगा? डी में तो एक इलेक्ट्रॉन है ना। कितने इलेक्ट्रॉन? उनके कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। तो जब 10 आ जाएंगे तब पी का नंबर आएगा ना, उससे पहले कैसे आ जाएगा? अभी डी में पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3। क्रोमियम में बोलो कितने आएंगे? क्रोमियम में कितने आएंगे? इसका एटॉमिक नंबर 24। तो क्या आएगा? जोर से बोलो। हाँ, 3D4। तुम क्या कह रहे हो सागर? गलत है। ये मैं करा चुका हूँ पीरियोडिक टेबल, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा नहीं। रोज कह रहा हूँ पढ़ो। इसके अंदर ये 1 हो जाता है और ये 3D5 हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल।
तो 4 थे, उसने कहा यार मैं ज़्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, एस तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो डी को। तो क्या हो जाएगा, डी के अंदर एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाता है, तो डी जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये क्रोमियम के साथ स्पेशल केस है, ये क्रोमियम के साथ ये स्पेशल, इसलिए क्या हो गया ये इम्पोर्टेंट, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है बार बार। बाकी फिर नॉर्मल चलेगा, बाकी सबका लिखो। इसका हो जाएगा 25, तो 4s2 3d5, 4s2 3d6, इसका 26 है एटॉमिक नंबर, इसका 27 है, तो हो जाएगा 4s2 3d7। निकिल का 28 है, तो 4s2 3d8। अब आती है कॉपर की बात, इसका 29 है, तो 4s, इसके अंदर भी 1 आ जाएगा और 3d9 की बजाय 10 आ जाएगा, क्योंकि ये भी कहता है कि फुल फील्ड भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो फुल फील्ड भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर एस से एक इलेक्ट्रॉन कॉपर में भी जंप करके उसको फुल फील्ड कर देगा, 3d10 हो जाएगा। ठीक है। और जिंक का क्या हो जाएगा, फिर 4s2 3d10, ये 30 है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये सॉरी ये जो पीरियड है, इसको हम कौन सा कहते हैं, इसको हम 3D सीरीज कहते हैं। इसका नाम क्या है, 3D सीरीज। क्यों 3D सीरीज नाम है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है वो डी के अंदर भरा जा रहा है, तो इसलिए कौन से डी में, 3D में, तो इसलिए क्या कहलाता है, 3D कहलाता है। ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे जगह नहीं बची है, तो इसको मिटा देते हैं, इसको कर देते हैं 5th पीरियड, ठीक है ना, और इसको कर देते हैं एक एक छोड़ करके, इसको 6th पीरियड कर देते हैं। तो ये वाला कौन सी सीरीज कहलाएगी, ये 4D सीरीज कहलाएगी, और ये कौन सी कहलाएगी, ये 5D सीरीज कहलाएगी। ठीक है। तो इनके एलिमेंट जल्दी से लिख दो। 4D सीरीज के एलिमेंट कौन से हैं, पहला है येट्रियम, दूसरा है जिरकोनियम, कंप्लीट करो जल्दी से। नोबीडियम, मॉलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रूसियम, रदरफोर्डनियम, नहीं रोडियम,
प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बस 4 की जगह 5 और 3 की जगह 4 आ जाएगा। बोलो ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 39 से शुरू हो रहा है। मॉलिब्डेनम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या हो जाएगी, 5s1 4d5। ठीक है ना, ऊपर वाली कॉपी बस एक नंबर चेंज हो गया। ठीक है, इसमें भी हाफ फील्ड हो गया। कॉपर में क्या हो जाएगी, 5s, सॉरी सिल्वर में s1 और 4d10। ओके, बाकी सब चीज़ सेम है। अब 5d सीरीज लिखिए। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट है लेंथनम। लेंथनम के बाद हाफनियम, हाफनियम के बाद टेंटनम, टेंटलम, टेंटलम के बाद टंगस्टन। इसकी क्या हो जाएगी सागर बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s1 5d5। गुड, वेरी गुड। फिर उसके बाद आ गया रीनियम, फिर ऑस्मियम, फिर इरिडियम, फिर प्लेटिनम, फिर गोल्ड Au, फिर मरकरी। ठीक है। गोल्ड में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 6s1 और 5d10। ओके। इसके अंदर प्लेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सबसे अलग है। प्लेडियम ये वाला क्या अलग है इसके अंदर सर, इसके अंदर अलग ये है कि इसके अंदर कौन सा आएगा ऑर्बिटल बताओ, 5s आएगा और 4d आएगा। तो क्या होना चाहिए था, 5s2 4d 8 है ना, 9 तो यहाँ आएगा तो वो 10 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे 9 था क्योंकि 9वां एलिमेंट है, तो ये एक यहाँ से आ गया 10 हो गया। यहाँ 8 होना चाहिए, इसमें 2 होने चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए था, होना ये चाहिए था यहाँ 2 यहाँ 8। ठीक है ना, नॉर्मल जो ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए ये भी स्पेशल हो जाता है। यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाते हैं। ये एक अकेला एलिमेंट है पूरे इस डी ब्लॉक में जिसके अंदर एस की क्या हो गई, एस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर हुई बात, तो इसको लिखो। हो गया।
अब आगे देखो, बाकी इसकी डेंसिटी कैसे चेंज होती है, साइज कैसे चेंज होता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कैसे चेंज होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो कैसे चेंज होता है, ये सारी चीज़ें मैं पीरियोडिक टेबल में बढ़ा चुका हूँ। इसलिए आप पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के बारे में जो कुछ लिखवाया है वो पढ़ेंगे, जो कि आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, पक्का नहीं पढ़ेंगे। चलो ठीक है, मान लीजिए तुम्हारी बात। अब देखो, तो फिर भी बता देता हूँ, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता है, बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उनको अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो साइज डिक्रीज हो जाता है। यही सब में होता है, इधर भी यही होता है, पी ब्लॉक में भी यही होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। क्या स्पेशल हो जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले तो डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यहाँ आकर के यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पे ये कोबाल्ट और निकिल में आकर के क्या हो जाता है कि साइज डिक्रीज होना बंद हो जाता है। साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होना बंद हो जाता है। अभी आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर यहां से जब मैं कॉपर से जिंक की तरफ जाऊंगा तो इंक्रीज होने लगता है, यहां पे हो जाता है कांस्टेंट, क्या हो जाता है, कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज करने लगता है, थोड़ा सा ही इंक्रीज करता है बट। और यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक साइज डिक्रीज करता है, यहाँ पे साइज कांस्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे साइज इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। साइज के बारे में क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, साइज का इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि शेल नंबर बढ़ जाता है। क्या बात है, छा गए। तो लेंथनम का साइज सबसे बड़ा, येट्रियम का उससे छोटा और स्कैंडियम का सबसे छोटा, ठीक है। बट जैसे ही आप यहां से यहां आते हैं तो ये ऑर्डर तो सेम रहता है, ये ऑर्डर तो सेम रहता है। क्या करूं मैं, चलिए वाइट ही रहता है, लेकिन इन दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाता है। शेल बढ़ी लेकिन साइज नहीं बढ़ा, सेम हो गया। और ये ट्रेंड आगे तक ऐसे ही चलता है। क्यों चलता है ऐसा, बताएगा कोई? यस, इसको हम क्या बोलते हैं, सेम रहने को एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और 14 इलेक्ट्रॉन जो आते हैं तो उसकी वजह से न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन आए। एफ ब्लॉक की शील्डिंग पुअर होती है, डी की भी पुअर होती है, एफ की भी पुअर होती है। तो न्यूक्लियस को जैसे उन्हें शील्ड करना चाहिए वैसे शील्ड नहीं कर पाते हैं। शील्ड नहीं कर पाते हैं तो न्यूक्लियस क्या करता है, हाफनियम से बाहर वाली शेल को खींच लेता है, तो वो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हाफनियम का डिक्रीज होने की, शेल बढ़ी, साइज बढ़ना चाहिए था नॉर्मल ट्रेंड, लेकिन बढ़ नहीं पाया तो क्या हो गया, इसका साइज डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया तो ये बेचारा उतना ही रह गया जितना जिरकोनियम था। आ गई, इसको क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम क्या था इसका, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये लेंथेनाइड सीरीज बीच में आती है। ये 14 एलिमेंट यहाँ पे आते आ गए, ये वाले जो 14 एलिमेंट हैं
यही तो लेंथेनाइड कहलाते हैं। और इनका लेंथेनाइड का ये एफ ब्लॉक भी कहलाते हैं। क्यों एफ ब्लॉक कहलाते हैं? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आता है। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आता है तो वही कहानी हो जाती है। उसके ये 14 इलेक्ट्रॉन के 14 एलिमेंट के बाद इसका नंबर आता है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में सिमेट्री मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी भी इससे अलग होती है, तो हम लोग अलग से टेबल बना दिया। तो अब देखो पीरियोडिक टेबल भी सिमेट्रिकल हो गई। ठीक है, तो रीजन हमें पूछ लेगा या तो ट्रेंड पूछ लेगा कि बताओ साइज का ट्रेंड क्या है, तो हम कहेंगे टाइटेनियम और जिरकोनियम, इनका साइज जिरकोनियम का बड़ा, टाइटेनियम का छोटा। क्योंकि यहाँ पे शेल बढ़ने से साइज बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई एफ ब्लॉक काम नहीं कर रहा है। एफ ब्लॉक तो शुरू यहाँ से होता है, शुरू यहाँ से होता है, तो इसलिए हाफनियम का साइज डिक्रीज हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है। स्क्वीज होने की वजह से इसका साइज जिरकोनियम के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये वाला काम इस वाली थर्ड ग्रुप में काम नहीं करेगा। इधर देखना, ये जो थर्ड ग्रुप है, ये वाला पहला वाला, इसमें काम नहीं करेगा। ये वाला जो ग्रुप है, स्कैंडियम, ये ट्रियम, लेंथनम, इसमें ये ग्रुप काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ? क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद शुरू हो रहा है, यहां पे शुरू हो रहा है, ये उस कॉन्ट्रैक्शन से पहले आ गया, तो इसलिए यहां पे काम नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात? हाँ, और यहाँ पे लेंथेनाइट, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57 और हाफनियम का क्या है बोलिए 72। तो 57 से 71 तक के एलिमेंट जो कि 14 है वो नीचे लगे हुए हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इतनी बात, दोबारा कोई बात रिपीट करनी हो तो पूछिए, क्योंकि सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, चलूं? ठीक है, बोलिए। अब इसमें एक क्वेश्चन जो है वो और पूछा जाता है, व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स? ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं? तो ट्रांजिशन मेटल्स भी डी ब्लॉक एलिमेंट को ही ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स किसको कहते हैं? डी ब्लॉक। लेकिन 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 कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, जब तो अलग नाम दिया है। तो इधर देखो, ये वाले एलिमेंट जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल में इनका शुमार नहीं होता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका शुमार ट्रांजिशन मेटल में नहीं होता है। ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो फिर सर ट्रांजिशन मेटल कैसे किया गया है डिफाइन? तो लिखो, ट्रांजिशन मेटल्स आर दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स which have incomplete d orbital, incomplete d orbital, either in elemental state, either in elemental state or ionic state, और आयोनिक स्टेट। लिख लिया? तो इन सब में देखो डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, किसी में भी 100% फुल नहीं है।
लेकिन जिंक वाले में, कैडमियम वाले में, मरकरी वाले में एकदम फुल रहेगा, एकदम फुल रहेगा। चेक करते हैं। ये इसका बताओ क्या हो जाएगा? 5s2 4d 10। इसका क्या हो जाएगा? 6s2 5d 10। ठीक है, तो एलिमेंटल फॉर्म में तो फुल है डी ऑर्बिटल, लेकिन आयनिक फॉर्म में कोई आयन बनाओ इसका, तो इसका आयन कौन सा एग्जिस्ट करता है? जिंक का। जिंक का एग्जिस्ट करता है 2+, कैडमियम का भी 2+ एग्जिस्ट करता है, और मरकरी का भी 2+ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 1+ भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मैं निकालूं तो क्या डी में कोई इनकम्प्लीट होगा? भाई जो मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो पहले एस से निकलेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो S0 हो जाएगा ना। जिंक में निकालूंगा तो 4s0 हो जाएगा, कैडमियम में निकालूंगा तो 5s0 हो जाएगा, और मरकरी में निकालूंगा तो 6s0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन डी में 10 का 10 ही रहा। आ गई बात समझ में? सर तो कॉपर के अंदर भी तो 10 था, तो कॉपर में मैंने 1 निकाला तो Cu+, तो D10 हो गया। लेकिन 2 भी तो निकल जाते हैं कॉपर में, Cu2+ भी तो होता है, तो एक S में से निकला, एक D में से निकल गया, तो D में से 1 निकल गया तो उसमें 9 हो गए, तो 9 हो गए तो इनकम्प्लीट हो गया नहीं हो गया? तो जब इनकम्प्लीट हो गया तो बोलो ये ट्रांजिशन मेटल बन गया। तो ये छोटा सा डिफरेंस है ट्रांजिशन मेटल के लिए। कौन सा? कि उसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होना चाहिए। ठीक है, और डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट जो होना चाहिए वो नॉर्मल एलिमेंटल फॉर्म में हो तो भी चलेगा, जैसे कि ज़्यादातर में है। इसका नॉर्मल फॉर्म में भी है, इसका भी है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका नॉर्मल फॉर्म में है। ये लास्ट वाले 2 जो हैं यही गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन इनका एलिमेंटल फॉर्म में भी है, मतलब वो आयनिक फॉर्म में है इनका। ठीक है, तो इसलिए इसका आयनिक फॉर्म में भी नहीं हो पा रहा है 12th ग्रुप का है। 12 जो ग्रुप है जिंक कैडमियम मरकरी वाला, इसलिए डी ब्लॉक तो है बट ट्रांजिशन नहीं है। चाहे तो लिख लो इस बात को, इसके ऊपर कई मर्तबा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साइज जो मैंने बता दिया है, डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है, लेकिन 3D और 4D में तो हमेशा इंक्रीज होगा, लेकिन 4D और 5D में सेम रहेगा। क्यों? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इसको चाहे तो लिखो, साइज साइज हैंग हो गया। साइज डाउन दी ग्रुप क्या होता है? 3D वाले का कम होता है 4D से, लेकिन 4D और 5D इनका बराबर हो जाता है। क्यों होता है? रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ F ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा नाम भी याद होना चाहिए, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ओफो। चलिए, ट्रांजिशन मेटल भी लिख दिया, और लेफ्ट टू राइट तो मैंने बता ही दिया है, साइज डिक्रीज होता है, लेकिन बीच में जाकर के अच्छा इसका ग्राफ बनाना है आपको एनसीईआरटी से,
एनसीईआरटी से ग्राफ लिखिएगा साइज वाला, लिखिए एनसीईआरटी से ग्राफ लिखना है और 2 ग्राफ बनाने हैं एनसीईआरटी से, मेल्टिंग पॉइंट का और साइज का, मेल्टिंग पॉइंट एंड साइज। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि लेंथनम जो है उसका यूट्रियम से ज़्यादा साइज क्यों होता है तो बताइए, क्या रीज़न बताएंगे? लिखो। लेंथनम इज बिगर देन यूट्रियम, lanthanum is bigger than yttrium is bigger than scandium, no lanthanide contraction, इसके अंदर lanthanide contraction नहीं लगता है, इसके आगे अगर कोई भी लेंगे तो वहां पे लगता है। तो उसके अंदर मान लो ये वाला ग्रुप लेते हैं हम लोग, कौन सा, टाइटेनियम का, बट टाइटेनियम is less than zirconium and equal to hafnium, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगने लगा। ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप नंबर 2 है, सेकंड ग्रुप, सॉरी थर्ड ग्रुप। और ये फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप से लगना शुरू होता है। चलिए आगे लिखिए, मेटेलिक कैरेक्टर, metallic character, they are all metals, they are all metals। nature, they are all metals but less metallic than s block, s block के एलिमेंट से लेस मेटेलिक होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट से लेस मेटेलिक होते हैं। बिकॉज, रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई स्मॉल साइज हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज स्मॉल होता ही है, और जब साइज स्मॉल होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो दोनों की वजह से मेटल होने के बावजूद एस ब्लॉक से कम मेटेलिक होते हैं। ठीक है, therefore have high melting point and boiling point than S block। high melting point and boiling point than S block due to extra covalent bonding in addition to metallic bonding।
एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग in addition to metallic bonding because of unpaired या partially filled d orbitals, partially filled d orbitals, unpaired हटा दिए, partially filled लिखिए, because of partially filled d orbital. ठीक है, और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग जो शो करेंगे मैक्सिमम, वो कौन से वाले करेंगे, जिसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में होते हैं, मैग्नीज में होते हैं. मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्डिंग इसलिए किसमें होगी, क्रोमियम में होगी. लिखा नहीं तुमने. मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्डिंग विल बी इन द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. Therefore, they will have highest melting and boiling point. भाई जब इनमें बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी तो ज्यादा हो जाएगा, इनको तोड़ना ज्यादा पड़ेगा ना. ठीक है, देखो एस ब्लॉक में सिर्फ मेटेलिक बॉन्डिंग थी, कोवेलेंट नहीं थी. डी में कोवेलेंट भी आ गई और मेटेलिक भी आ गई. और पी ब्लॉक में ज्यादातर में कैसी बॉन्डिंग थी, कोवेलेंट बॉन्डिंग थी. वहां मेटेलिक नहीं थी, नीचे के कुछ एलिमेंट करते हैं, बाकी ऊपर वाले तो बिल्कुल नहीं करते हैं. आई समझ में. तो एस ब्लॉक में पूरा का सब के सब मेटेलिक बॉन्डिंग है. मेटेलिक बॉन्डिंग कैसी होती है, मैंने दिखाया था. बीच में कर्नल और चारों तरफ क्या हो गया, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बताया था. जैसे मूंगफली वाली वो बनाते हैं हम लोग, क्या गजक जो बनाते हैं मूंगफली वाली, तो उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मान लो मूंगफली के दाने, और इलेक्ट्रॉन सॉरी जो एटम है उसका न्यूक्लियस, या जिसको हम कर्नल कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, जो गुड़ मेल्ट करके डाल देते हैं चारों तरफ, तो उससे क्या हो गया, ग्लू टाइप बन गया ना, सब इकट्ठे हो गए. तो उसी तरीके से तो वो हो गया मेटेलिक बॉन्डिंग. और कोवेलेंट बॉन्डिंग इसके अंदर डी ब्लॉक में कोवेलेंट भी पाई जाती है, मेटेलिक भी पाई जाती है. ओके, कोवेलेंट कितनी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे. तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में मिलते हैं, ये वाले छठे ग्रुप के अंदर. इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है. लिखो, यहीं पे लिख लो, क्रोमियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3D, molybdenum has highest melting point in 4D, tungsten has highest melting point in 5D. लिखो, क्रोमियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, क्रोमियम हैज हाईएस्ट melting point in 3D series. Molybdenum has highest melting point in 4D series, और टंगस्टन has highest melting point in 5D series. जी अस्सलाम वालेकुम, पहुँच गए, मदरसे पे खड़े हैं आप. मदरसे पे किसी से भी पूछिए, तरबिया स्कूल जाना है, वहीं बगल में है. पहले वाले गेट पे है, दूसरे वाले गेट पे है, बात कराइए. हाँ बेटा, ये तरबिया स्कूल पे भेज दो इनको ज़रा. तरबिया स्कूल जो मस्जिद इब्राहिम के दूसरे गेट पे पड़ता है, पहले शुरू में. अबे तरबिया स्कूल कहाँ पढ़ते हो तुम,
तो मदरसे के दूसरा नंबर वाला गेट किधर है? जहाँ पे जो है फ्लैट फ्लैट बनना शुरू हुआ है अभी। हाँ, बस उसी वाले रोड पे तो आगे जा करके जो है वो स्कूल है, छोटा सा तरबिया स्कूल, तरबिया वर्ल्ड लिखा हुआ है। हाँ, जा करके मुझे फोन करिए। हो गया। और टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट। ये अलग से लिख लो, डी ब्लॉक में तो होता ही है सबसे ज्यादा, और अपने सीरीज में तो होता ही है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए जो बल्ब वगैरह के फिलामेंट होते हैं वो सब टंगस्टन के बनते हैं। ठीक है। हेडिंग डालिए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये मेरे पास मान लीजिए मेटल है, इसमें तो बहुत सारे एटम होंगे, हैं? सॉलिड होगा ये, कोई भी ले लो, मान लो आयरन ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसको आयरन को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि ये क्या बन गया, ये गैस में कन्वर्ट हो गया, इसकी एक एक एटम अलग हो गया। तो इस एनर्जी को क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है। अब इस गैस में से, ये गैस में से एक एटम उठाया मैंने आयरन का, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वो क्या बनेगा? Fe+ बनेगा। ये कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जी भाई, पहुंच गए? दिख रहा है सामने तरबिया स्कूल लिखा हुआ? बिल्कुल उसी के सामने वाला जो काले रंग का गेट है, जिसमें छोटा सा एक बोर्ड भी लिखा हुआ है फैज अहमद का, बस उसी में घुस जाओ और घुस करके बेल दबा दो और मेरी बात करा दो। हाँ, होल्ड कराओ, होल्ड पे रहो और गेट में घुसो और घुस करके मेरी बात कराओ। क्या तो डॉक्टर साहब ने भेजा है, डॉक्टर जफर साहब ने। ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो। नहीं, आपसे नहीं कह रहा, मैं क्लास ले रहा हूँ ना, क्लास लेते हुए तो आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालूंगा मैं, तो ये इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 2+। ये क्या कहलाएगी? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन अगर और निकाल दूं, तो ये क्या कहलाएगी? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। बेल भी तो होगी, बेल बजाओ। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी is less than second ionization energy is, हाँ क्या वो बात कराइए। हेलो हेलो, हाँ जफर आलम बोल रहा हूँ। अरे कौन हो तुम? अंदर जाकर के बोलो ना, समझ में नहीं आ रही आवाज। हाँ वालेकुम सलाम। क्यों, कौन फोन पे बोल रहा था? तो उस गधी को फोन लेने की क्या जरूरत थी? ये देखो गोश्त लेकर के आए, इनसे गोश्त ले लो। ठीक है, चलो। तुम गोश्त खाते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाते, कभी भी नहीं खाया? अच्छा, चलो, गलती से। अब तो सब खाने लगे, बड़े बड़े पंडित खाने लगे, तो तुम काहे बचे हुए हो? चलो, तो ये हो गई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा क्या होती है?
हम्म ठीक है, ज़्यादा होती है सेकंड से और सेकंड ज़्यादा होती है फर्स्ट से। ओके, चलिए, तो ये आयनाइजेशन हो गई एनर्जी, और जो मैंने टेबल बनाई है वो बना करके लाएंगे। ठीक है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक से ज़्यादा होती है। ओके। हम्म ओके, और वो भी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह हम लोग कल करेंगे। ठीक है, क्या आज ही कर लें? हाँ, हेलो, दे दिया, चलिए ठीक। अच्छा, चलिए, और अपना क्यूआर कोड, चलिए मैं आऊँगा कल तो कल दे दूँगा। ठीक है, ठीक, चलो।